26 दिसंबर 2004 की सुबह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए इतिहास का सबसे भयावह दिन बना, जब स्थानीय समय अनुसार लगभग सुबह के 7:28 पर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिम में समुद्र के नीचे एक 9.1-9.3 मैग्नीट्यूड का मेगा थ्रस्ट भूकंप आया, जो पृथ्वी के इतिहास में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जाता है और जिसकी गहराई लगभग 30 किलोमीटर थी। इस भूकंप की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1 सेंटीमीटर झुक गई और दिन की लंबाई में भी माइक्रोसेकंड स्तर पर परिवर्तन रिकॉर्ड किया गया। भूकंप की पहली रिपोर्टें इंडोनेशियन मेटेओरोलॉजी एंड जियोफिजिक्स एजेंसी (BMKG) को मिलीं, लेकिन उस समय इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम जैसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, क्योंकि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सुनामी प्रोन नहीं माना जाता था। इसलिए शुरुआती भूकंप अलर्ट केवल स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के रूप में दर्ज हुआ, पर सुनामी के खतरे की तत्काल चेतावनी किसी भी देश को जारी नहीं की गई, न भारत को, न श्रीलंका को, न थाईलैंड को। भूकंप इतना विशाल था कि इसके बाद लगभग 10 मिनट के भीतर ही वैज्ञानिकों ने महासागर की सतह को तेजी से उठते गिरते हुए महसूस किया, लेकिन उस समय इंडियन ओशन में न गहरे समुद्री सेंसर लगे थे, न डार्ट बुओय सिस्टम था, न ही कोई रीजनल अलर्ट सेंटर जो समुद्र के नीचे ऐसे साइज्मिक डिस्प्लेसमेंट को सुनामी में बदलता देख सके। भारत में भी उस समय चेतावनी एजेंसियां केवल लैंड बेस्ड अर्थक्वेक्स को मॉनिटर करती थीं, समुद्र में ऐसी गतिविधियों पर किसी तरह की निगरानी नहीं थी। इसी वजह से जब भूकंप की खबर भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और IMD तक पहुंची तो इसे केवल एक दूरस्थ गहरे समुद्र का भूकंप माना गया और किसी भी भारतीय तटीय राज्य, चाहे वह तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या अंडमान निकोबार, को सुनामी के खतरे को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। विज्ञान के अनुसार समुद्र की जमीन अचानक ऊपर की ओर उछली, जिससे लाखों टन पानी धकेला गया और उस धकेले हुए पानी ने समुद्र की सतह पर एक मेगा वेव संरचना बनानी शुरू कर दी, जो कुछ ही मिनटों में सुनामी में बदलने लगी। लेकिन उस समय वैज्ञानिकों के पास न सैटेलाइट डेटा तेजी से आने की सुविधा थी, न रियल टाइम डीप ओशन सेंसर्स, इसलिए यह बदलाव किसी भी देश द्वारा समय पर नहीं पकड़ा गया। इस भूकंप ने लगभग 1200 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन को फाड़ दिया, जो इतनी विशाल थी कि उसकी वजह से बनने वाली सुनामी वेव्स को रोकने या उनसे पहले चेतावनी देने का कोई भी सिस्टम भारतीय महासागर के पास नहीं था। इसलिए यह प्राकृतिक आपदा इतनी विनाशकारी बनी क्योंकि भूकंप और सुनामी अराइवल के बीच का समय कई जगहों पर सिर्फ 20 से 30 मिनट का था और किसी को यह पता तक नहीं चल पाया कि मौत की दीवारें समुद्र से उठकर तटों की ओर दौड़ रही हैं। सुबह की यह भूकंप रिपोर्ट इतिहास का वह मोड़ बनी जिसने दुनिया को दिखाया कि चेतावनी प्रणाली के अभाव में कुछ ही मिनटों में लाखों लोग खतरे में पड़ सकते हैं, और यहीं से दुनिया ने यह समझा कि इंडियन ओशन में भी पैसिफिक ओशन की तरह एक विशाल सुनामी वार्निंग नेटवर्क की आवश्यकता थी, जो बाद में 2006 में बनाया गया। 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा के पश्चिमी तट के नीचे आया 9.1 मैग्नीट्यूड का मेगा थ्रस्ट भूकंप वैज्ञानिक दृष्टि से एक ऐसी घटना थी जिसने प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांतों को पूरी दुनिया के सामने फिर से साबित कर दिया। यह भूकंप वास्तव में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा माइक्रोप्लेट, जो यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा है, के बीच मौजूद संडा सबडक्शन जोन पर हुआ, जहां इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट निरंतर पूर्व की ओर बढ़ते हुए प्रति वर्ष 6-7 सेंटीमीटर की गति से बर्मा माइक्रोप्लेट के नीचे धंसती जा रही है। इस दबाव के कारण समुद्र की सतह के नीचे हजारों वर्षों से ऊर्जा जमा होती रही और इसी जमा हुई ऊर्जा ने 2004 में अचानक विस्फोटक रूप में रिलीज होकर एक मेगा थ्रस्ट घटना का रूप लिया। इस भूकंप ने लगभग 200-300 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन को फाड़ दिया और समुद्र तल को कई जगहों पर 10 से 15 मीटर तक ऊपर उठा दिया, जिससे समुद्र का संतुलन बिगड़ा और सुनामी का जन्म हुआ।
वैज्ञानिकों के अनुसार यह फॉल्ट लाइन इतनी विशाल थी कि इसके टूटने से निकलने वाली ऊर्जा 23,000 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी, और यही कारण है कि इस घटना ने पूरी पृथ्वी के जियोलॉजिकल व्यवहार को प्रभावित किया, यहाँ तक कि पृथ्वी अपनी धुरी से 1 सेंटीमीटर तक शिफ्ट हो गई। यह सबडक्शन जोन दुनिया के सबसे एक्टिव साइज्मिक जोन्स में से एक है, जिसे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में इतनी बड़ी ऊर्जा एक साथ रिलीज होने की संभावना कम आंकी गई थी, क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इस तरह के मेगा थ्रस्ट भूकंप बहुत कम दर्ज हुए थे। वैज्ञानिकों ने बाद में पाया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वास्तव में दो भागों में टूट चुकी है, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यह बाउंड्री अब लगातार आपस में टकरा रही है, जिससे इस क्षेत्र में साइज्मिक स्ट्रेस और भी जटिल बन गया था। जीपीएस और सैटेलाइट एल्टीमेट्री डेटा ने यह प्रमाण दिया कि समुद्र तल ने सेकंडों में विशाल क्षेत्र में ऊंचाई बदली, जिससे पानी की स्तंभ वाटर कॉलम असंतुलित हो गई और उसने सुनामी वेव्स को जन्म दिया। इस भूकंप का एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू यह था कि इसमें इलास्टिक रिबाउंड मैकेनिज्म अत्यधिक तीव्रता से हुआ, अर्थात प्लेटें जकड़ी हुई थीं, अचानक फिसलीं और हजारों वर्षों से जमा ऊर्जा एक ही क्षण में बाहर आ गई। यही कारण था कि इस भूकंप की अवधि भी असामान्य रूप से लंबी थी, लगभग 8 से 10 मिनट, जबकि सामान्य भूकंप कुछ सेकंड ही चलते हैं। इतनी लंबी अवधि ने सुनामी को और भी घातक बनाया, क्योंकि अपलिफ्टेड सी फ्लोर ने पानी को विशाल रूप से विस्थापित किया। इस पूरे टेक्टोनिक रप्चर ने वैज्ञानिकों को यह समझने पर मजबूर किया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गतिविधियां पहले समझी गई अपेक्षा से कहीं अधिक खतरनाक हैं, और यह क्षेत्र भविष्य में भी बड़े भूकंप दे सकता है। आज 2004 की इस घटना का उपयोग दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट्स और साइस्मोलॉजिस्ट्स सुनामी मॉडलिंग, डीप सी मॉनिटरिंग और प्लेट मूवमेंट स्टडीज के लिए एक सबसे बड़ा संदर्भ बिंदु मानते हैं। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास जब पृथ्वी की पपड़ी लगभग 1200 किलोमीटर लंबे फॉल्ट लाइन पर अचानक फट गई, तो उससे पैदा हुई ऊर्जा इतनी विशाल थी कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद पानी एक झटके में ऊपर नीचे हिलने लगा, और यही हिलना आगे चलकर इतिहास की सबसे खतरनाक सुनामी लहरों में बदल गया। वैज्ञानिकों के अनुसार जब इतने बड़े पैमाने पर समुद्री तल एक सेकंड में कई मीटर ऊपर धकेला जाता है, तो उसके ऊपर मौजूद अरबों टन पानी की परत भी ऊपर उठती है, और गुरुत्वाकर्षण उस उठे हुए पानी को वापस नीचे गिराने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जिससे एक विशाल ऊर्जा पल्स पूरे महासागर में फैल जाना शुरू कर देता है। यह ऊर्जा पल्स ही सुनामी वेव बनाता है, जिसकी एक अनोखी विशेषता होती है, ऊपर से देखने पर यह लहरें साधारण समुद्री लहरों जैसी लगती हैं, लेकिन अंदर से उनकी लंबाई वेवलेंथ सैकड़ों किलोमीटर तक होती है, और उनकी ऊर्जा सतह पर नहीं बल्कि गहराई तक फैली होती है। यही कारण है कि महासागर के बीचों बीच सुनामी की ऊंचाई केवल 50-80 सेंटीमीटर तक होती है, और जहाजों को यह एक सामान्य सी स्वेल की तरह महसूस होती है। लेकिन जब यही लहरें तट के करीब आती हैं, तो समुद्र की गहराई कम होने लगती है, और वही पानी की पूरी ऊर्जा कम जगह में धकेल दी जाती है, जिससे सुनामी की ऊंचाई तेजी से बढ़ती जाती है। कई जगह यह 30 मीटर तक ऊंची दीवार जैसी बन गई थी। 2004 की सुनामी के दौरान वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि गहरे पानी में इन लहरों की रफ्तार 700-800 किलोमीटर पर आवर तक थी, जो एक कमर्शियल एयरप्लेन की गति के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे यह तट की ओर आई, गति 40-60 किलोमीटर पर आवर तक धीमी हुई और ऊंचाई 10 गुना तक बढ़ गई। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को शोलिंग इफेक्ट कहा जाता है, जहां लहरें कम गहराई में धीमी होकर खड़ी उठने लगती हैं और तट पर पहुंचते ही यह विनाशकारी पानी की दीवारों में बदल जाती हैं। 2004 की सुनामी में भी यही हुआ। शुरुआती लहरें 10 मिनट के अंदर निकोबार और अंडमान तक पहुंच गईं, 2 घंटे के अंदर श्रीलंका को प्रभावित कर गईं,
2.5 घंटे में भारत के दक्षिण पूर्वी तटों पर टकराईं और 7 घंटे के भीतर यह अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंच चुकी थीं, जो इसकी अविश्वसनीय ऊर्जा और गति का प्रमाण है। इन लहरों की ताकत इतनी अधिक थी कि तटों पर पहुंचते ही पानी के दबाव ने पूरी बस्तियों को कुछ ही मिनटों में जड़ों से उखाड़ दिया। गाड़ियां और घर खिलौनों की तरह बह गए और किसी भी वस्तु की ऊंचाई या वजन इस पानी की शक्ति को रोक नहीं सके, क्योंकि सुनामी सिर्फ पानी नहीं होती, यह एक मूविंग मास होती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उठाकर बहा ले जाती है। 2004 की सुनामी फॉर्मेशन को समझने के बाद वैज्ञानिकों ने यह भी स्वीकार किया कि इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा का होना हजारों साल में एक बार होता है, और जब ऐसा होता है तो लहरों का व्यवहार इतने विशाल क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है जितना कि एक पूरा महाद्वीप। इस घटना ने दुनिया को याद दिलाया कि प्रकृति की शक्तियां कभी-कभी हमारी सबसे मजबूत तकनीक, इमारतें और तैयारी को भी नगण्य साबित कर देती हैं। 26 दिसंबर 2004 की सुबह जब भारतीय तटों पर लोग अपने सामान्य जीवन की शुरुआत कर रहे थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में प्रकृति का सबसे विनाशकारी हमला उन पर टूटने वाला है। इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास आए 9.1 की तीव्रता वाले भूकंप के लगभग 90 मिनट बाद भारतीय तटों पर सुनामी की पहली लहरें दर्ज होने लगीं, और सबसे पहले इसका भीषण प्रहार अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने झेला, जहां समुद्र का पानी अचानक 10-15 मीटर तक ऊंचा उठकर तटीय गांवों, सरकारी भवनों और एयरफोर्स स्टेशनों तक घुस आया। पोर्ट ब्लेयर में सुबह 6:30 बजे समुद्र का स्तर पहले पीछे हटा, जिससे लोग भ्रमित होकर देखने लगे कि पानी आखिर जा कहाँ रहा है, और तभी अचानक एक विशाल पानी की दीवार तेज गर्जना के साथ लौटकर आई और सैकड़ों लोगों को बहा ले गई, सड़कों को चीर दिया, पेड़ों को उखाड़ दिया और कई इलाकों को पूरी तरह से द्वीप के नक्शे से मिटा दिया। निकोबार में कार निकोबार एयरफोर्स बेस लगभग नष्ट हो गया। रनवे पर खड़े जहाज पानी के दबाव से उठकर उलट गए और लैंडिंग शेल्टर समुद्र में समा गया। यह वह क्षण था जब सैन्य अधिकारी भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी तबाही कभी कल्पना में भी नहीं देखी थी। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विनाश नागपट्टिनम में हुआ, क्योंकि यह तट सीधा सुनामी के रास्ते में था। सुबह करीब 9:05 बजे अचानक समुद्र का पानी तेजी से पीछे खींचने लगा। मछुआरे हैरान थे और बहुत से लोग इस असामान्य दृश्य को देखने किनारे की ओर बढ़ गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में क्षितिज पर एक अजीब, लंबी, चांदी जैसी चमकती लहर दिखाई दी, जो दरअसल 10 मीटर से ऊंची सुनामी थी। यह लहर इतनी ताकत से आई कि मछली पकड़ने वाली सैकड़ों नावें, मछुआरा बस्ती, घर, स्कूल, बसें, मंदिर सबको उठाकर 2-3 किलोमीटर भीतर तक फेंक दिया। हजारों लोग पानी में बह गए और घटनास्थल कुछ ही मिनटों में एक अव्यवस्थित खंडहर में बदल गया। नागपट्टिनम के शतरंज क्लब, बस स्टैंड और मंदिरों के बाहर खड़े लोग एक पल में पानी की चपेट में आ गए। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। राहत कर्मियों ने बाद में बताया कि इतनी तेज धारा थी कि भारी ट्रैक्टर और बसें भी खिलौने की तरह तैरते हुए दूर पहुंच गईं। चेन्नई में मरीना बीच, एलियट बीच और महाबलीपुरम के आसपास का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहां 8-10 मीटर ऊंची लहरें सीधे शहर में घुस आईं और सड़कों पर खड़ी ऑटो रिक्शा, कारें, बसें, फूड स्टॉल सब कुछ बहा ले गईं। जबकि मरीना बीच के पास क्रिकेट खेल रहे युवाओं और मॉर्निंग वॉक पर निकले दर्जनों लोगों को सुनामी ने चंद सेकंड में निगल लिया। चेन्नई के फिशिंग हार्बर में सैकड़ों नावें आपस में टकराकर टूट गईं। पुलों के नीचे बने झुग्गी बस्तियां पूरी तरह नष्ट हो गईं और कोवेलोंग बीच के पास पानी में इतनी शक्ति थी कि उसने पत्थरों से बनी मजबूत दीवारें तक तोड़ दीं। महाबलीपुरम में समुद्र तटीय मंदिर परिसर पानी से भर गया। कई ऐतिहासिक संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुईं और स्थानीय लोग हैरान रह गए कि इतनी बड़ी लहरें बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकती हैं। तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में सुनामी का पहला प्रहार इतना तेज और अनियंत्रित था कि वैज्ञानिकों ने कहा कि यह ग्राउंड जीरो जैसा दृश्य था,
जहां जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क रह गया था। पूरे क्षेत्रों में बिजली की लाइनें टूट गईं, संचार व्यवस्था बंद हो गई, हर तरफ सिर्फ पानी, मलबा और लोगों की चीखें गूंज रही थीं। हजारों लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए, किसी को पता नहीं था कि किस दिशा में भागना है। और सबसे दर्दनाक क्षण तब था जब समुद्र लगातार 3-4 बार वापस आकर और भी बड़ी लहरें लेकर आया, जिससे बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई। 2004 की सुनामी ने भारतीय तटों को दिखा दिया कि प्रकृति की ताकत के सामने हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारी तैयारी और हमारी समझ, सब कुछ कितना छोटा और असहाय हो सकता है। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी का सबसे दर्दनाक असर भारत के मछुआरों के गांवों और तटीय कस्बों पर पड़ा, जहां लोग रोज की तरह सुबह समुद्र में जाने की तैयारी कर रहे थे या फिर अपनी कैच को बेचने के लिए तट पर जुटे थे। लेकिन इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी दुनिया समुंदर की क्रूर लहरों में बदलने वाली है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और केरल के तटों पर फैले सैकड़ों मछुआरा गांवों में सुनामी का आगमन बिना किसी चेतावनी और बिना किसी संकेत के हुआ। समुद्र का पानी पहले धीरे धीरे पीछे हटता दिखाई दिया और कई जगहों पर लोग यह देखने तट की ओर बढ़ गए कि आखिर पानी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अचानक क्षितिज पर सफेद झाग बनाती हुई कई मीटर ऊंची लहरें दिखाई दीं और अगले कुछ ही सेकंडों में वह सब कुछ तबाह कर गईं। नागपट्टिनम, वेलंकन्नी, अलप्पुझा, कोल्लम, चेन्नई का नोकोरमेडू, कन्याकुमारी, पुडुचेरी का गैरामेंचावड़ी जैसे गांवों में घर, नावें, लोग, दुकानें, मछली बाजार, सब कुछ ही पलों में समुद्र में बह गया। गवाह बताते हैं कि पहली लहर इतनी तेज थी कि लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पा रहे थे। पानी पूरे वेग से गांव के भीतर 2-3 किलोमीटर तक घुस गया और लकड़ी के घरों को तोड़ते, ईंटें उखाड़ते, पूरे परिवारों को बहाते हुए आगे बढ़ता चला गया। आईविटनेस अकाउंट्स में से कई इतने दर्दनाक थे कि उन्हें सुनकर आज भी शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। एक सर्वाइवर ने बताया कि हमने पहले एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई भारी जहाज हमारे गांव की ओर आ रहा हो। फिर देखा कि सामने से पानी की एक दीवार तेजी से बढ़ रही है और हम भाग भी नहीं पाए। एक बुजुर्ग मछुआरे ने बताया कि उसने अपने परिवार को घर के बाहर खड़ा देखा था, लेकिन जब वह समुद्र की ओर देखने को रुका तब उन पर लहर टूट पड़ी और जब मैं उठा तो मेरा घर भी गायब था और मेरा परिवार भी। कई गांवों में लोग बिजली के खंभों और पानी के टैंकों पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहाव इतना शक्तिशाली था कि भारी से भारी वस्तुएं भी पानी में तैरती चली जा रही थीं। दक्षिण भारत के तटीय कस्बों में गाड़ियों, बसों और ट्रकों को पानी ने ऐसे घसीटा जैसे वे कागज के टुकड़े हों। मछली पकड़ने के बड़े जाल, नावें और इंजन गांवों के बीचों बीच जाकर अटक गए और कई घरों में मलबा भर गया जिसमें लोगों को घंटों फंसा रहना पड़ा। रेस्क्यू रियलिटी पहले कुछ घंटों में बेहद कठिन रही, क्योंकि प्रशासन को यह समझने में समय लगा कि यह सुनामी है, न कि साधारण बाढ़। कई जगहों पर पुलिस स्टेशन, अस्पताल और सरकारी इमारतें भी पानी में डूब गईं, जिससे राहत दलों के पास न तो उपकरण थे और न ही सही जानकारी। नागपट्टिनम में हालात इतने खराब थे कि शवों को पहचानना मुश्किल हो गया था और राहत कार्यकर्ताओं को नावों का सहारा लेकर गांवों तक पहुंचना पड़ा। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और स्थानीय मछुआरे अपने टूटे हुए संसाधनों के बावजूद बचाव में जुट गए, लेकिन हर तरफ सिर्फ पानी, मलबा और फंसे हुए लोग थे, जिससे मदद पहुंचाने में भारी परेशानी हुई। कई जगहों पर बच्चे अपने परिवार से अलग हो गए थे और ग्रामीण स्कूलों को अस्थायी आश्रय शिविरों में बदलना पड़ा। मछुआरा गांवों में भौतिक नुकसान इतना बड़ा था कि हजारों नावें टूट गईं या गायब हो गईं, और ये सिर्फ आर्थिक संपत्ति ही नहीं थी, बल्कि इन परिवारों की जीवन रेखा थी। सुनामी के बाद तटों पर टूटी नावों के ढांचे, उल्टी हुई बसें, टूटी सड़कें और कीचड़ में दबे घरों के दृश्य ऐसे थे जिन्हें देखकर राहत दल भी हिल गए।
सुनामी के कुछ ही घंटों में कई गांव पूरी तरह मिट्टी के ढेर में बदल गए। जहां पहचानना मुश्किल था कि पहले क्या घर था और क्या सड़क। कई सर्वाइवर्स ने कहा कि ये सब कुछ फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन फर्क ये था कि यहाँ कोई कट नहीं था, कोई दोबारा शूट नहीं था, ये असली तबाही थी। फिशिंग विलेजेस और कोस्टल टाउन्स सुनामी की सबसे गहरी चोट के गवाह बने, जहां मिनटों में सैकड़ों साल का जीवन, संस्कृति, रोजगार और परिवार की यादें समंदर की भयानक लहरों में हमेशा के लिए खो गईं। 2004 की सुनामी में बचे हुए भारतीय परिवारों की कहानियां केवल दुखद नहीं बल्कि मानव सहनशक्ति, हिम्मत और उस मानसिक संघर्ष की सच्ची तस्वीर पेश करती हैं जो लहरों के रुकने के बाद शुरू हुई। भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार के तटीय क्षेत्रों से आने वाले काउंटलेस सर्वाइवर्स की गवाही बताती है कि उस दिन सिर्फ समुद्र ही नहीं उफान पर था, बल्कि हर परिवार की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल रही थी। एक तरफ समुद्र की 20-30 फीट ऊंची लहरें उनकी दुनिया निगल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग बच गए वे अपने घरों, परिवार वालों और जीवन की हर याद के अचानक मिट जाने के सदमे से गुजर रहे थे। चेन्नई के बाहरी तटीय क्षेत्र में रहने वाली एक महिला सर्वाइवर ने बताया कि लहर इतनी तेज आई कि हमारे पास भागने का भी समय नहीं था। मेरा 8 साल का बेटा मेरे हाथ में था, लेकिन पानी का धक्का इतना जोरदार था कि वह छूट गया और बह गया। जब मैं होश में आई तो अस्पताल में थी और मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ गायब था। नागपट्टिनम के एक बुजुर्ग मछुआरे ने गवाही दी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में समुद्र को कभी ऐसा रौद्र रूप लेते नहीं देखा था। उनके अनुसार, मैं पानी के अंदर कई बार फंसा, हर बार लगा कि अब खत्म हो गया, लेकिन किसी टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े ने मुझे सहारा दिया। मैं तट पर पहुंचा तो पूरा गांव खंडहर बन चुका था और मेरी नाव, जो मेरा जीवन चलाती थी, समुद्र में गायब हो चुकी थी। अंडमान निकोबार में स्थित कार निकोबार द्वीप के कई बच्चों की कहानियां बताती हैं कि सुनामी ने न सिर्फ घर छीन लिया बल्कि पूरा बचपन एक ही दिन में बड़ा कर दिया। एक 12 वर्षीय लड़की ने बताया कि उसका स्कूल टूट गया, अध्यापक बह गए और उसने पहली बार देखा कि लोग कैसे अपने प्रियजनों को खोजने के लिए घंटों मलबे में घूमते रहे। रिलीफ कैंप्स में बच्चों को मानसिक आघात से उबरने में महीनों लगे। कई बच्चे लहरों की आवाज सुनकर डर जाते थे और कई रातों को सो नहीं पाते थे। WHO और यूनिसेफ की टीमों ने रिपोर्ट किया था कि हजारों बच्चों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के गंभीर लक्षण पाए गए थे और कई को कहा नहीं जा सकता था कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि घर, गांव और स्कूल सब कुछ बह चुका था। केरल के अलप्पुझा में एक परिवार ने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। वह कहते हैं कि अगर उनकी पड़ोसन ने उन्हें चिल्लाकर चेतावनी न दी होती तो शायद वे भी पानी के साथ बहे जाते, लेकिन बच जाने के बावजूद अगले कई दिनों तक वे भोजन, पानी और दवाइयों की कमी झेलते रहे, क्योंकि पूरा इलाका कट चुका था और राहत टीमें पहुंचने में देर हो रही थी। तमिलनाडु के वेलंकन्नी में एक पिता ने बताया कि वह चर्च में क्रिसमस की प्रार्थना के लिए गए थे और सुनामी आने से कुछ ही मिनट पहले उन्होंने अपने बच्चों को समुद्र के पास खेलने की अनुमति दे दी थी। जब वे बाहर निकले तो सिर्फ चीखें थीं और तेज बहाव। पानी इतना गंदा और तेज था कि किसी को पहचानना मुश्किल था। वह कहते हैं, मैंने लहरों में हाथ डाला, पत्थर पकड़े, लकड़ी पकड़ी, जो भी मिला पकड़कर तलाश करता रहा, लेकिन मेरे बच्चे नहीं मिले। ऐसे हजारों माता पिता ने अपनी संतानों को खोया, कई भाइयों ने अपनी बहनें खोईं और कई बहनों ने अपने परिवार के मुखिया को लहरों में जाते देखा। रिलीफ कैंप्स में सबसे दिल दहला देने वाले दृश्य उन लोगों के थे जो दिनों तक अपने परिवार वालों की पहचान के लिए अस्पतालों और अस्थायी मृतक केंद्रों में भटकते रहे। कई सर्वाइवर्स ने कहा कि असली पीड़ा सुनामी के खत्म होने के बाद शुरू हुई, जब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनका परिवार कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन इस विनाश के बीच ऐसे भी लोग थे जिन्होंने चमत्कारिक रूप से खुद को बचाया।
एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बताया कि जब लहर आई तो वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गईं और पानी ने उन्हें नीचे कई मीटर तक घसीटा, मगर एक लोहे की ग्रिल में उनका कपड़ा अटक गया और उन्होंने अपने आप को कसकर पकड़ लिया। बाढ़ का बहाव कम होने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें निकाला। वह कई दिनों तक शॉक में थीं, लेकिन आज अपनी कहानी साझा करना अपना कर्तव्य समझती हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि प्रकृति की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई युवा मछुआरों ने भी बताया कि वे समुद्र में थे और लहरों ने उनकी नाव पलट दी, लेकिन किसी तरह वे तैरकर वापस आए। उन्होंने कहा कि वह दिन हमें यह सिखा गया कि समुद्र कभी भी बदल सकता है और हमें उसका सम्मान करना ही होगा। इन सभी कहानियों में दर्द, डर, आशा और हिम्मत का एक अद्भुत मिश्रण है और यही रील सर्वाइवर्स की गवाही दुनिया को बताती है कि 2004 की सुनामी सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं थी, बल्कि लाखों जिंदगियों के टूटने और फिर से खड़े होने की एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत थी। 2004 की सुनामी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी और इस संकट की घड़ी में भारतीय नौसेना, भारतीय कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और विभिन्न सैन्य इकाइयों ने जिस तेजी, समन्वय और मानवता के साथ काम किया, वह आज भी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल बचाव अभियानों में गिना जाता है। इस ऑपरेशन की शुरुआत तब हुई जब सुबह 8 बजे तक दक्षिण भारत के कई तटीय इलाकों, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बड़े पैमाने पर तबाही की रिपोर्टें आने लगीं और सरकार ने तुरंत ऑपरेशन सी वेव तथा बाद में कई अन्य रिलीफ मिशंस सक्रिय किए। पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार और कैंपबेल बे जैसे क्षेत्रों में पूरी तरह से संचार टूट चुका था और पहला बड़ा कदम था सर्वाइवल जोन्स तक पहुंचकर जानकारी इकट्ठा करना। भारतीय नौसेना ने इंस राजपूत, इंस रंजीत, इंस शार्दुल और कई अन्य युद्धपोतों को तुरंत रवाना किया, जिनके हेलीकॉप्टरों ने हवा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति जानी और रिलीफ ड्रॉप्स शुरू किए। नौसेना के चेतक और सी किंग हेलीकॉप्टर्स ने हजारों फंसे लोगों तक पानी, भोजन, दवाइयां और इमरजेंसी किट्स पहुंचाईं, साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को लाने ले जाने के हंड्रेड्स सोर्टीज किए। कोस्ट गार्ड की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उनकी जहाजों ने 24/7 सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए, समुद्र में बह रहे घायल लोगों को निकाला, उपले तटीय गांवों तक पहुंचने के लिए शैलो वाटर क्राफ्ट्स भेजीं और कोस्टल मैपिंग के माध्यम से वीक स्पॉट्स की पहचान की। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कोस्ट गार्ड ने 3000 से अधिक लोगों को सीधे समुद्र से निकाला और बड़ी संख्या में छोटे फिशिंग बोट्स को बचाया, जो दूर समुद्र में फंस गए थे और लहरों के कारण वापस लौटने का रास्ता खो चुके थे। एनडीआरएफ, जो उस समय नई स्थापित हुई थी, लेकिन इस आपदा ने उन्हें देश का सबसे महत्वपूर्ण डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बना दिया। उन्होंने कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स, डेब्री फिल्ड विलेजेस और पूरी तरह बर्बाद हो चुके कोस्टल सेटलमेंट्स में हजारों लोगों को निकाला। उनके प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड्स ने भी मलबे में दबे कई लोगों की जान बचाई। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में स्थिति और ज्यादा गंभीर थी, क्योंकि वहां का बड़ा हिस्सा समुद्र से कट चुका था। नौसेना ने एम्फिबियस वेसल्स भेजकर उन द्वीपों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में निकाला और कई द्वीपों पर अस्थायी मेडिकल कैंप्स, रिलीफ शेल्टर्स और वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट्स बनाए। ये यूनिट्स हजारों लोगों को साफ पीने का पानी और तत्काल चिकित्सा सुविधाएं दे रही थीं। नौसेना के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने 24 घंटे काम करते हुए घायलों का इलाज किया, डिहाइड्रेशन से पीड़ित बच्चों को स्टेबलाइज किया और इन्फेक्शंस को फैलने से रोका। इस दौरान सेना और वायुसेना भी पूरी तरह सक्रिय थीं। एयरफोर्स के एन-32 IL-76 और मी-17 हेलीकॉप्टर्स ने रिलीफ कार्गो, टेंट्स, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन्स और फूड पैकेट्स की लाखों टन सप्लाईज प्रभावित इलाकों में पहुंचाईं। इतनी बड़ी हवाई राहत अभियान विश्व के सबसे तेज और सबसे संगठित कार्यों में गिना जाता है।
इस आपदा में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि भारत ने सिर्फ अपने नागरिकों को नहीं बचाया। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के कई प्रभावित क्षेत्रों में भी ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया, जहां स्थानीय सरकारें पहले से ही तबाह हो चुकी थीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे इंडियाज मोस्ट हेरोइक नवल रिस्पॉन्स कहा, क्योंकि उस समय भारत उन कुछ देशों में था जो खुद प्रभावित होने के बावजूद दूसरों की मदद करने सक्षम था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय पुलिस, एनजीओज और लाखों वॉलंटियर्स ने भी ग्राउंड ऑपरेशंस में योगदान दिया, लेकिन भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की तेज निर्णय क्षमता ने यह सुनिश्चित किया कि बचाव कार्यों में देरी न हो और हजारों जिंदगियां जो मिनटों में खत्म हो सकती थीं, वे सुरक्षित निकाली गईं। एनडीआरएफ के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उन्होंने लगभग 50,000 से अधिक शोकग्रस्त परिवारों को राहत पहुंचाई और हजारों शव बरामद किए ताकि पहचान और अंतिम संस्कार हो सके। यह कार्य जितना शारीरिक रूप से कठिन था, उतना ही मानसिक रूप से भी। कई जवान बाद में पीटीएसडी से गुजरे क्योंकि उन्होंने मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक को बहुत करीब से देखा था। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने आने वाले महीनों तक रिहैबिलिटेशन में मदद की, ब्रोकन हार्बर्स को रिपेयर किया, नए टेम्परेरी जेटीज बनाए, राहत सामग्री की सप्लाई चेन को बनाए रखा और कोस्टल क्लीन अप ऑपरेशंस को अंजाम दिया। यह वह समय था जब भारतीय सेना और राहत एजेंसियों की असली क्षमता दुनिया ने देखी। हर बचाव दल के जवानों ने यही कहा कि उनकी असली चुनौती सिर्फ पानी और विनाश नहीं था, बल्कि हजारों बेघर लोगों को यह भरोसा देना था कि वे अकेले नहीं हैं। सुनामी ने भले ही पूरा दक्षिण भारत हिला दिया हो, लेकिन इन एजेंसीज की सामूहिक शक्ति और डेडिकेशन ने इसे देश के इतिहास के सबसे कोऑर्डिनेटेड और सबसे इफेक्टिव रेस्क्यू ऑपरेशंस में बदल दिया। यह संदेश देने के लिए कि आपदा चाहे कितनी भी बड़ी हो, भारत का बचाव तंत्र हर नागरिक की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। 2004 की सुनामी सिर्फ मानव जीवन और तटीय शहरों के लिए ही विनाशकारी नहीं थी, बल्कि इसने संपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरीन इकोसिस्टम को ऐसी क्षति पहुंचाई जिसकी भरपाई आज 2 दशक बाद भी पूरी तरह संभव नहीं हो पाई है। वैज्ञानिक रिपोर्टों, यूनेस्को स्टडीज और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (इनकॉस) के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि यह आपदा समुद्र की सतह से लेकर सी फ्लोर के गहरे हिस्सों तक विशाल पैमाने पर इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन का कारण बनी। पहला बड़ा प्रभाव पड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट्स पर, जो प्राकृतिक वेव प्रोटेक्टर्स माने जाते हैं। विशेषकर तमिलनाडु के मुथुपेट, पिछवाराम और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के डेंस मैंग्रोव बेल्ट्स भारी मात्रा में नष्ट हो गए। कई जगह पूरी की पूरी मैंग्रोव रूट्स सिस्टम उखड़कर समुद्र में बह गई और जहां ये बची भी, वहां सॉल्ट इंट्रूजन बढ़ने से सॉल सलिनिटी डेंजरसली हाई हो गई, जिससे रिजनरेशन प्रोसेस धीमी पड़ गई। वैज्ञानिकों ने बाद में सैटेलाइट इमेजरी से पुष्टि की कि सुनामी ने 18,000 हेक्टेयर्स से ज्यादा मैंग्रोव्स को मॉडरेट से सीवियर डैमेज पहुंचाया और इनका इकोलॉजिकल रिकवरी अभी भी जारी है। दूसरा बड़ा नुकसान हुआ कोरल रीफ्स को। अंडमान निकोबार के कोरल रिच जोन्स जैसे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जॉली बुओए, रेडस्किन आइलैंड और निकोबार शेल्फ में सुनामी वेव्स ने फिजिकल ब्रेकेज, कोरल ओवरटर्निंग और मैसिव सेडिमेंट डिपोजिशन के कारण रीफ स्ट्रक्चर को लगभग चकनाचूर कर दिया। कई कोरल कॉलोनीज जो हजारों साल में बनती हैं, सीधे अपलिफ्ट हो गईं और कुछ पूरी तरह बेरीड हो गईं। मरीन बायोलॉजिस्ट्स ने रिपोर्ट किया कि शैलो रीफ्स में 60% तक डिस्ट्रक्शन हुआ और डीप वाटर रीफ्स में कोरल ब्लीचिंग और मैकेनिकल डैमेज के प्रमाण मिले। यह नुकसान मरीन बायोडायवर्सिटी के लिए एक डिस्टेंट शॉक था, क्योंकि कोरल्स फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मुख्य आधार होते हैं। मरीन लाइफ पर प्रभाव भी उतना ही गहरा था। सुनामी वेव्स ने कोस्टल वाटर टर्बिडिटी को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे फोटोसिंथेसिस करने वाले फाइटोप्लैंक्टन और सी ग्रास बेड्स प्रभावित हुए। सी टर्टल्स के नेस्टिंग बीचेस नष्ट हो गए,
थाउजेंड्स ऑफ फिश स्पीशीज कोस्टल टर्ब्यूलेंस में खत्म हो गईं और कई मरीन मैमल्स के स्ट्रांडेड होने की घटनाएं दर्ज की गईं। अंडमान के डुगोंग पॉपुलेशन पर इसका भारी असर पड़ा, जबकि कई डॉल्फिन पॉड्स मार्ग खोकर शैलो वाटर्स में फंस गए। सुनामी के बाद मरीन बायोलॉजिस्ट्स ने मल्टीपल डेड जोन्स की पहचान की जहां ऑक्सीजन लेवल्स डेंजरसली लो हो गए थे, क्योंकि सेडिमेंट और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर ने वाटर केमिस्ट्री बदल दी थी। सबसे तकनीकी और गहरे स्तर पर सुनामी का प्रभाव देखा गया सी फ्लोर डिस्टॉर्शन में। इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के बीच हुए मेगाथ्रस्ट मूवमेंट ने लगभग 1200 किलोमीटर लंबी सीबेड रप्चर लाइन बनाई और वैज्ञानिकों के अनुसार यह डिस्प्लेसमेंट कुछ जगहों पर 15 मीटर्स तक पहुंच गया, जिसने समुद्र के फ्लोर स्ट्रक्चर को स्थायी रूप से बदल दिया। कई अंडरवाटर कैनियंस और रिजेस शिफ्टेड हो गए, कुछ नए फॉल्ट एस्कार्पमेंट्स बने और कई पुराने स्लंप जोन्स एक्टिवेट हो गए। इस मैसिव टेक्टोनिक शिफ्ट का सीधा असर कोस्टल मोर्फोलॉजी पर पड़ा। कुछ जगह तट पीछे खिसक गए तो कुछ जगह नए लैंडफॉर्म्स बने। निकोबार आइलैंड्स का अपलिफ्ट और सबसाइडेंस इसका सबसे डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल है। अधिकांश दक्षिणी द्वीप 1-3 मीटर्स तक डूब गए, जबकि कुछ नॉर्दर्न आइलैंड्स 1 मीटर तक उठ गए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का एक लॉन्ग टर्म प्रभाव कोस्टल फ्रेश वाटर सिस्टम्स पर भी पड़ा। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन ने ग्राउंड वाटर एक्विफर्स को कंटैमिनेटेड कर दिया, जिससे हजारों वेल्स दशकों तक उपयोग योग्य नहीं रहे। यह समस्या आज भी रूरल कोस्टल कम्युनिटीज को प्रभावित करती है, जहां सॉइल सलिनिटी के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गिर गई। इसके अलावा हजारों टन डेब्री, प्लास्टिक वेस्ट, फिशिंग नेट्स और अर्बन रब्बल समुद्र में पहुंच गए, जिससे कोरल स्मॉदरिंग और सीबेड पोल्यूशन बढ़ा। सुनामी के बाद मरीन इकोलॉजिस्ट्स ने इसे लार्जेस्ट सिंगल इवेंट मरीन डिस्टर्बेंस इन रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री कहा। कुल मिलाकर 2004 सुनामी ने यह साफ कर दिया कि एक मेगाथ्रस्ट अर्थक्वेक केवल शहरों और मनुष्यों पर नहीं, बल्कि पृथ्वी के समुद्रों की इकोलॉजिकल बैलेंस पर भी गहरा, लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव डाल सकता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स टूट गए, कोरल सिस्टम्स कोलैप्स हो गए, मरीन लाइफ बिखर गई और सीबेड हमेशा के लिए बदल गया। यह आपदा आने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक वास्तविक केस स्टडी बन गई कि प्रकृति का एक झटका पूरे इकोसिस्टम की संरचना को कैसे बदल सकता है और भविष्य में ऐसे डिजास्टर रेसिलिएंट कोस्टल इकोसिस्टम्स को कैसे तैयार किया जाना चाहिए। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी केवल भारत की त्रासदी नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व की आधुनिक इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई, जिसने इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों को मिनटों में झकझोर दिया। इस मेगाथ्रस्ट भूकंप का उपकेंद्र इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के पास था, इसलिए सबसे पहली और सबसे भयावह लहरें वहीं टकराईं। इंडोनेशिया का असेह प्रांत लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। पूरा बंदा असेह शहर मलबे में बदल गया, हजारों घर समुद्र में समा गए और लगभग 1,70,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जो अकेले इस देश में हुई कुल मौतों का लगभग 70% थी। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले कुछ मिनटों तक सिर्फ एक तेज भूकंपी झटका महसूस हुआ, फिर समुद्र खामोश हो गया और उसके बाद अचानक काली, ऊंची और बेहद शक्तिशाली पानी की दीवारें शहर पर टूट पड़ी। दूसरी तरफ श्रीलंका में सुनामी की लहरें इतनी तेज और अचानक आईं कि कई ट्रेनें, बसें और पूरे गांव बह गए। सबसे प्रतीकात्मक त्रासदी क्वीन ऑफ द सी ट्रेन दुर्घटना थी, जिसमें एक चलती ट्रेन पर लहरें चढ़ गईं और उसे पटरी से उछालकर कई 100 मीटर दूर फेंक दिया, जिससे लगभग 1,700 यात्रियों की मौत हुई। यह इतिहास का सबसे भीषण रेल हादसों में से एक माना जाता है। श्रीलंका के दक्षिणी और पूर्वी तटों में हजारों घर टूट गए, 35,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 5 लाख लोग बेघर हो गए। थाईलैंड में यह आपदा एक और रूप में सामने आई, क्योंकि फुकेट, खाओ लक और फीफी आइलैंड्स जैसे समुद्री तटीय क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में शामिल हैं।
यहाँ सुनामी की लहरें बीच पर मौजूद हजारों टूरिस्ट, होटल, बीच रिसॉर्ट और दुकानों को बहाकर ले गईं। कई फुटेज दिखाते हैं कि लोग समुद्र के पीछे हटने की घटना को अजीब प्राकृतिक दृश्य मानकर मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में 30-35 फीट ऊंची लहर ने पूरे क्षेत्र को निगल लिया। थाईलैंड में लगभग 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई देशों के नागरिक शामिल थे। इससे यह त्रासदी केवल एशिया तक सीमित नहीं रही बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा बन गई। इस व्यापक तबाही ने दुनिया भर की सरकारों और ग्लोबल रिलीफ एजेंसीज को तुरंत सक्रिय कर दिया। संयुक्त राष्ट्र, यूएन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी संस्थाओं ने सबसे बड़े स्तर पर राहत कार्य शुरू किए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन एड, रेस्क्यू टीम्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट्स और हवाई जहाज़ों के जरिए फूड सप्लाई भेजी। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को इंडोनेशिया भेजा, जिसने अगले कुछ हफ्तों तक निरंतर हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री गिराने और लोगों को बचाने का काम किया। थाईलैंड और श्रीलंका में टूरिस्ट इवैक्यूएशन के लिए अनेक देशों की एयरफोर्स ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स भी भेजीं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और सैटेलाइट एजेंसियों ने सुनामी मैपिंग, वेव पैटर्न रिकॉन्स्ट्रक्शन और कोस्टल डैमेज असेसमेंट करके यह समझने की कोशिश की कि इतनी विनाशकारी लहरें कैसे बनी और भविष्य में उनसे कैसे बचा जा सकता है। यह आपदा पूरी दुनिया को यह एहसास कर गई कि ग्लोबल वार्निंग सिस्टम्स की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है। इसके बाद 2005 में इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम का निर्माण तेजी से किया गया। इस त्रासदी ने दुनिया को जोड़ दिया। विभिन्न देशों के नागरिकों ने दान दिया, एनजीओ ने बड़े पैमाने पर काम किया और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का यह उदाहरण इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को यह सिखाया कि प्राकृतिक आपदाएं चेतावनी नहीं देती, लेकिन वैज्ञानिक तैयारी और समय पर अलर्ट लाखों जीवन बचा सकता है। इस घटना से पहले हिंद महासागर में कोई भी औपचारिक सुनामी वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसके कारण भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों को बिना किसी चेतावनी के लहरों का सामना करना पड़ा। इस त्रासदी ने यह साफ कर दिया कि भूकंप और समुद्री गतिविधियों की निगरानी करने के लिए सिर्फ साइस्मोग्राफ्स ही काफी नहीं होते, बल्कि समुद्र के अंदर गहराई में लगे प्रेशर सेंसर्स, डार्ट बॉयज और सैटेलाइट बेस्ड अर्ली डिटेक्शन सिस्टम की भी जरूरत होती है। इसी सीख के आधार पर 2005 से 2012 के बीच इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम (IOTWMS) स्थापित किया गया और भारत ने अपना नेशनल सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इनकॉस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तेजी से विकसित किया। आज भारत के पास दुनिया के सबसे आधुनिक सुनामी डिटेक्शन नेटवर्क्स में से एक है, जिसमें स्मार्ट बॉय, जीपीएस बॉयज, ओशन बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स, कोस्टल टाइड गॉजेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं, जो 24/7 समुद्री बदलावों की निगरानी करते हैं और 10-12 मिनट के भीतर अलर्ट जारी कर सकते हैं। इस आपदा ने डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज को भी नई दिशा दी। भारत में 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया और राज्यों में एसडीआरएफ इकाइयों का निर्माण हुआ। आज भारत की डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस केवल सुनामी तक सीमित नहीं है। साइक्लोन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, क्लाउडबर्स्ट्स, हीट वेव्स और लैंडस्लाइड्स जैसी कई आपदाओं के लिए आधुनिक फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं। भारत ने अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन के लिए एसएमएस अलर्ट सिस्टम्स, कोस्टल सायरन्स, कम्युनिटी ड्रिल्स, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स, इवैक्यूएशन राउट्स, डिजिटल मैपिंग, जीआईएस बेस्ड हैजर्ड जोन्स और मॉक ड्रिल्स को भी मजबूत किया है।
2004 के बाद से भारत ने कई बड़े चक्रवातों जैसे फैलिन 2013, हुदहुद 2014, फनी 2019 और यास 2021 में लाखों लोगों को पहले से अलर्ट करके सुरक्षित निकालना साबित किया कि अब डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन सीख अभी भी जारी है। क्लाइमेट चेंज और राइजिंग सी लेवल्स के कारण आने वाले दशकों में कोस्टल रीजन्स पर दबाव बढ़ेगा, इसलिए सुनामी एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को और मजबूत करने की जरूरत है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में भी इंडियन ओशन में मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए इंडिया को अपने मॉनिटरिंग सिस्टम्स को लगातार अपडेट रखना होगा। भारतीय तटीय शहरों में रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एलिवेटेड शेल्टर्स, मैंग्रोव रेस्टोरेशन, कोस्टल ग्रीन बेल्ट्स, फ्लड रेजिस्टेंट बिल्डिंग कोड्स और हाई कैपेसिटी ड्रेनेज सिस्टम्स भी भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। 2004 की घटना ने भारत को एक पेनफुल रिमाइंडर दिया कि तकनीक, विज्ञान और प्रिपेयर्डनेस किसी भी आपदा में हमारी पहली रक्षा पंक्ति हैं। आज भारत का लक्ष्य सिर्फ अलर्ट देना नहीं, बल्कि जीरो कैजुअल्टी मॉडल को अपनाना है, एक ऐसा सिस्टम जहां बड़े से बड़ा प्राकृतिक खतरा भी लोगों की जान न ले पाए। यही इस त्रासदी से मिला सबसे बड़ा सबक है और यही भारत की डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की दिशा है। स्मार्ट सिस्टम, वैज्ञानिक सोच और एक जागरूक समुदाय के साथ एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण।